अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? Yes. अच्छा, मैंने कल ऑलमोस्ट 8:30 बजे रात को एक यूट्यूब का लिंक शेयर किया था आपके साथ, जिसमें थोड़ी सी बेसिक्स हैं। मतलब 2 चीज़ों से जो स्टार्ट होता है ना, दैट इज़ फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक है? आप लोगों ने शायद इस डेफिनेशन या इसका नाम ज़रूर सुना होगा आपने अपने किसी ना किसी सब्जेक्ट में, शायद कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, ठीक है? ऑर्थोगोनैलिटी का कॉन्सेप्ट अगर किसी को याद है तो कोई बताएगा? मैम ये सिग्नल टू सिग्नल का रिलेशनशिप बताता है ना। एक तो ऑर्थोगोनल सिग्नल्स होते हैं जिनमें फेज में 90 डिग्री का फर्क ठीक है, ऐसा ही है, हाँ। या उनकी फ्रीक्वेंसीज़ डिफरेंट हो, है। ठीक है? जैसे हार्मोनिक कंपोनेंट जो होते हैं वो भी दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। तो उसका मतलब ये होता है बेसिकली कि अगर हम किसी सिग्नल 1 को फॉर एग्ज़ाम्पल मॉड्यूलेट करें किसी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट एन या टी के साथ, ठीक है? और सिग्नल 2 को हम मॉड्यूलेट करें एक और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल 2 ओमेगा नॉट टी के साथ, ठीक है? और ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हैं फर्दर हम उनको ऐड कर दें और फिर चैनल पे ट्रांसमिट कर दें, तो ये दोनों सिग्नल्स अलग अलग रहेंगे, ठीक है? इनको सक्सेसफुली रिसीवर पे रिट्रीव किया जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि ये मिक्सअप हो जाएं और फिर इनको हम अलग अलग ना कर सकें। तो ये इसका मतलब बेसिकली ये कि ये जो दोनों सिग्नल्स हैं ये दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं। जब कुछ सिग्नल्स को एग्जिस्ट कर सकें विदाउट इंटरफेयरिंग इनटू ईच अदर, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे सिग्नल्स ऑर्थोगोनल हैं, ठीक है? अच्छा, अब ऑर्थोगोनैलिटी का कॉन्सेप्ट ही इस्तेमाल करते हुए ना उस लेक्चर में जो कल मैंने अपलोड किया था, इसका लिंक शेयर किया था आपके साथ। एक तो ऑर्थोगोनैलिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा मतलब यही बातें एक्सप्लेन हुई हुई हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, और उसके बाद वहाँ से आगे जो एनालिसिस इक्वेशन है ना डीटीएफएस की, ठीक है? वो निकाली हुई है। एनालिसिस इक्वेशन और सिंथेसिस इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये आप लोगों ने शायद इन टर्म्स का नाम भी सुना हो, जब भी कभी फोरियर सीरीज़ पढ़ी होगी। एनालिसिस इक्वेशन क्या होती है और सिंथेसिस इक्वेशन क्या होती है? मैम सिंथेसिस इक्वेशन है ना, जिससे हमें सिग्नल मिलता है उसके एक्स कंपोनेंट्स से। एक्स ऑफ एन मिलता है, ठीक है? ऐसा है। एक्स ऑफ और एन इज इक्वल टू उससे हम समथिंग होता है। निकालते हैं उसके बिल्कुल ठीक है। कॉन्स्टेंट्स निकालने के लिए एनालिसिस मतलब इक्वेशन। सिंथेसिस का मतलब बेसिकली मतलब बनाना होता है ना, कि हमारे पास सारे सी ऑफ केस होते हैं और हम उन सबको मिलाकर सिंथेसाइज करते हैं एक्स ऑफ एन। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि मतलब एक्स ऑफ एन अवेलेबल होता है और हमने उसको एनालाइज करना होता है, यानी कि उसको मुख्तलिफ उसके उसके हिस्से करने होते हैं कि वो कौन से कंपोनेंट से मिलकर सी ऑफ के बनाए। और फिर उसके बाद उसमें 2 एग्जांपल्स हैं, ठीक है? मतलब एक ऑर्थोगोनैलिटी का कॉन्सेप्ट है स्टार्ट में, फिर एनालिसिस इक्वेशन की डेरिवेशन है मतलब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, और फिर जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो ये, जिसमें से एक हम लोगों ने पिछली दफ़ा थोड़ा-सा उसका ज़िक्र किया था कि अगर हमारे पास कोई पीरियोडिक सिग्नल की ड्राइंग अवेलेबल हो, का प्लॉट अवेलेबल हो, ठीक है? मसलन हम लोगों ने उस दिन जैसे ये एक पीरियोडिक सिग्नल है एंड सो ऑन, ठीक है? अच्छा, कोई पीरियोडिक सिग्नल हमारे पास गिवन है तो एक तो हम उसके सी ऑफ केस निकाल सकें, ठीक है? जो भी उसका जितना भी उसका पीरियड बनता है उतने ही सी ऑफ केस निकलेंगे। के वेरी करेगा 0 से लेकर n माइनस 1 तक, ठीक है? और उसकी वजह सी ऑफ केस हमारे पास अवेलेबल हों तो हम एक्स ऑफ n की इक्वेशन लिख सकें इन टर्म्स ऑफ दोज सी ऑफ केस। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पर सी नॉट और सी वन तो प्रॉब्ली आप गेस कर सकते हो ना कि वो मेरे पास कहाँ से आए हैं, लेकिन ये ओमेगा नॉट और ओमेगा वन जब मैं लिख रही हूँ तो क्या वो समझ आते हैं आपको कि वो कैसे लिखा जाएगा, वो ये कैसे कंप्यूट होगा?
जी आइडिया है। मैम ये एनालिसिस सिंथेसिस इक्वेशन से आएगा ना? नहीं, सिंथेसिस इक्वेशन से नहीं। अच्छा ओके, मैं एक दफ़ा सवाल दोबारा बताती हूँ। मेरे पास ये प्लॉट गिवन है एक पीरियोडिक सिग्नल का। इस सिग्नल को देखते हुए मैंने इक्वेशन एनालिसिस इक्वेशन लगाई और मैंने ये सी ऑफ केस निकाल लिए सारे। यहाँ तक बात समझ आती है? सी ऑफ केस आ यस जाएंगे। मैम। ओके, अब सी ऑफ केस आ गए तो इनको देखते हुए मैंने एक्स ऑफ एन, यानी कि ये जो सिग्नल गिवन है ना मेरे पास, ये वाला एक्स ऑफ एन, इसकी ये वाली क्वेश्चन लिखनी है। अब एक इसी क्वेश्चन में ये तो समझ आता है कि जो सी नॉट लिखा हुआ है या सी वन लिखा हुआ है या जितने भी सी के कंपोनेंट में लिखूंगी वो तो मेरे पास यहाँ से आएंगे। ये जो मैं एक्सपोनेंशियल के न्यूमरेटर में सॉरी एक्सपोनेंशियल की पावर में ओमेगा नॉट या ओमेगा वन या आगे जो भी ओमेगास यूज़ करूंगी वो मेरे पास कैसे आएंगे? मैम 2 पाई बाय n होता है ना बिल्कुल कैपिटल ठीक है। एन। मसलन मतलब मस्त के वेरी करने से ऑरेंज के मल्टीप्लाई वेरी करेंगे, बिल्कुल ठीक है, मतलब ओमेगा तो 2 पाई बाय n होता है, वो बिल्कुल ठीक है। अब ओमेगा नॉट की अगर हम बात करें तो दैट वुड बी, और मतलब अगर मैं ओमेगा के इस तरह लिखूं तो वो बेसिकली ऐसे लिखा जाएगा, जस्ट टू बी स्पेसिफिक। तो ओमेगा नॉट होगा 2 पाई बाय n इंटू ज़ीरो, मतलब ये बेसिकली डीसी कंपोनेंट ही होगा। और ओमेगा वन की अगर मैं बात करूं तो दैट वुड बी 2 पाई बाय n इंटू वन एंड सो ऑन। तो आपको इस प्लॉट के बाद एक तो सी ऑफ केस निकालने आने चाहिए और उसके बाद इसी क्वेश्चन में लिखना आना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा। यस मैम। ओ, मैम मुझे कल के उसमें एक मसला आया था कि सी ऑफ के जो एम्पलीट्यूड्स होते हैं जी, वो कैसे हमें पता चलते हैं? सी ऑफ के एम्पलीट्यूड, सी ऑफ के तो खुद एम्पलीट्यूड है ना। मैम उसकी कोई वैल्यू नहीं आपने कल प्लॉट की जो प्लॉट्स बनाए थे ना आपने, हाँ जी। वो कैसे आए ये तो समझ आ गई थी, लेकिन उनका कोई एम्पलीट्यूड नहीं था। उसके ऊपर तो आपने सिर्फ लिखा हुआ था 1+n या 1+2n के वो और मतलब अ, वो एक सेकंड सॉरी, 1+n का मतलब ये था कि उसकी लोकेशन परहैप्स, राइट। जी जी, मैम वो मेरा ख़्याल है कि मतलब वो जो अच्छा, आई एम सो हैप्पी कि आपके पास थोड़ा-सा टाइम था। वैसे तो मैंने इतनी देर से अपलोड किया था, मुझे लगा था कोई नहीं देख सका होगा। अच्छा, ये प्रॉब्ली आप उस कुछ सवाल की बात कर रहे हो जिसमें मैंने कोसाइन सिग्नल लिया था? यस? जी मैम वही अच्छा, वाला ठीक है, मैं फिर यहाँ कोसाइन। से शुरू करती हूँ। अच्छा, ये एक सवाल जो डीटीएफएस का हो सकता है ना, वो ये सारा है। जी, जो मतलब मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया जो आपको करना आना चाहिए। एक दूसरा सवाल डीटीएफएस का जो हो सकता है जिसके बारे में असद ने पूछा, लेकिन मैं थोड़ा-सा उसको पीछे से शुरू करूँगी। वो ये कि एक्स ऑफ एन हमें ऑलरेडी किसी इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है। मसलन 0.2 पाई एन, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? और हमने इसका डीटीएफएस निकालना है। तो उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है ना वो ये कि इसमें भी हम लोगों ने सी ऑफ के ही पहले निकालेंगे, लेकिन सी ऑफ के निकालने के लिए हमें आसानी ये है कि अब हमें एनालिसिस इक्वेशन नहीं लगानी जैसे कि हमने इस सवाल में लगाई थी, ठीक है। इस सवाल में हमने एनालिसिस इक्वेशन लगा के सी ऑफ केस निकाले थे। यहाँ पर हमें थोड़ी सी आसानी ये है कि हमारे पास चूंकि इक्वेशन गिवन है तो सी ऑफ केस हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल मतलब आइलर आइडेंटिटी लगा के, ठीक है। तो इसको हम कुछ लिख लेंगे, समथिंग लाइक दिस। और मैं इसकी डिटेल यहाँ पे नहीं बताऊँगी, वो आप लेक्चर देखना था, आपको पता चलेगा कि इस तरह से जब हम लिख लेंगे तो फिर हमारे पास सी ऑफ केस कैसे निकलेंगे। जो आपका सवाल है असद कि हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या आएगा, तो ये जो चीज़ है ये एम्पलीट्यूड है ना, दिस इज सी ऑफ के, ठीक है। ठीक है। मतलब यहाँ पर के की जो भी वैल्यू, क्योंकि मैंने इस सवाल को सॉल्व नहीं किया तो मुझे अंदाज़ा नहीं कि के यहाँ पे क्या है, लेकिन लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि के टू है फॉर एग्जांपल, तो इनके सी ऑफ टू वुड बी इक्वल टू 1/2। तो वहाँ जहाँ पे भी एम्पलीट्यूड्स नहीं लिखे हुए थे ना वहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर तो कॉस के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो वो जो सी ऑफ केस थे वो सारे 1/2 होंगे। और अगर यहाँ पे कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर है मसलन ए, ठीक है, तो वो जो सारे सी ऑफ केस होंगे उनकी वैल्यू a/2 होगी। मतलब ये सारे के सारे सी ऑफ केस 1/2 ही जी रहेंगे। जी, ऐसा ही है। ठीक है। लेकिन ये हो सकता है कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर एक और
कंपोनेंट आ जाए समथिंग लाइक दिस cos 0.4 पाई एन, ठीक है। तो अब आपको देख के पता चल रहा होगा कि सवाल तो अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया इन द सेंस के अब जो सी ऑफ के होगा मतलब इस पूरे सवाल में मतलब इसके भी कुछ कंपोनेंट्स होंगे और इसके भी कुछ कंपोनेंट्स होंगे के की अगर मैं बात करूँ तो बात समझ आ रही है जी मैम जी। समझ तो गया। उस सूरत हाल में हो सकता है कि इसके जो सी ऑफ केज होंगे वो तो 1/2 रहें लेकिन इसके जो हैं वो कुछ और एम्पलीट्यूड दें मतलब बी की वजह से तो इस केस में हम अलग-अलग दोनों को कंप्यूट करेंगे, अलग दोनों अलग में करना से चाहिए मतलब होगा करना आपको यूँ चाहिए कि इसको भी बेसिकली आइलर आइडेंटिटी से ऐसे लिखना चाहिए और इसको भी ठीक है तो आपके पास बेसिकली 4 कंपोनेंट्स आ जाएंगे एक्सपोनेंशियल सिग्नल के वहाँ से आप निकाल सकते हो फिर और इनका जो हम इनको अगर प्लॉट करना चाहें जी क्योंकि इनकी केस की वैल्यूज़ भी डिफरेंट हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही जैसे है। इसकी तो 1 और -1 है, हाँ इसकी इसकी तो 1 और केस -1 है इस मिसाल के तौर पे लेकिन आप इसको ट्राई करना ज़रा आपको मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो ये समझ आ गया कि करना क्या है लेकिन इस चीज़ को ट्राई करना फिर देखना कि ये ठीक होता है है। कि नहीं। बाकी जिन लोगों ने अभी लेक्चर नहीं देखा वो भी दफ़ा देख लें जो ताकि जो मैं बात यहाँ पे समझा रही हूँ वो आप लोगों को समझ आ जाए और आप लोग उसको ट्राई कर सको ठीक है। अच्छा ओके यहाँ तक जो है ना जो चीज़ें हम लोगों ने की हैं या मैं जो मैंने आपको बताया कि DTFS में मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको क्या आना चाहिए वो सब कल के लेक्चर में कवर्ड है ठीक है। लेकिन आप लोग उसको ज़रूर देख लो मैं कुछ प्लान कर रही हूँ कि DTFS की बेस के ऊपर आप लोगों का एक क्विज़ ले लूँ ताकि आप लोगों के थोड़े से पुराने कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीक ठीक है। या फिर अगर आपका अगले हफ्ते मिड्स नहीं होते तो मे बी उसके स्टार्ट में लेकिन ये कि वो मैं फिर बिल्कुल बाद से बात करके आपको इंशाल्लाह कन्वे कर दूँगी। अच्छा अब यहाँ से ऑनवर्ड जो है ना हम लोगों ने अब DTFT की तरफ जाना है। तो DTFT को समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल पहले देखते हैं। अच्छा कल का जो लेक्चर था ना उसके आप लोगों ने लेक्चर नोट्स नहीं बनाने ठीक है। अच्छा ये मेरे पास एक पीरियोडिक सिग्नल है सच दैट कि मतलब इसका पीरियड इस तरह से है कुछ कि इसका जो वंस मुझे मिल रहे हैं ना तो मेरे पास टोटल L नंबर ऑफ वंस हैं ठीक है या कि हम कह सकते हैं कि L नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो सैम्पल्स हैं। फिर कुछ ज़ीरोज़ मुझे मिलते हैं सच दैट कि जो मेरे पास लास्ट ज़ीरो आता है दैट इज़ एट n-1 और उसके बाद दोबारा से वंस आते हैं ठीक है। इस तरह का सिग्नल है कुछ वंस हैं मतलब टोटल L नंबर ऑफ वंस हैं फिर उसके बाद कुछ ज़ीरोज़ हैं सच दैट कि आखिरी ज़ीरो n-1 पे आता है तो हम कह सकते हैं कि n-L ज़ीरोज़ हैं। इसको मैं लिख भी देती हूँ ये L नंबर ऑफ वंस हो गए और ये मेरे पास n-L जो है वो ज़ीरोज़ हो गए फिर L नंबर ऑफ वंस आ गए एंड सो ऑन इसी तरह से चल रहा है ठीक है। समझ आती है इस बात की यस मैम। ठीक है। अच्छा अब हम लोगों ने इस इसका जो है ना DTFS निकालना है इस तरह के सिग्नल का। हमारे पास फॉर्मूला जो है एनालिसिस इक्वेशन का वो है कुछ इस तरह से ठीक है। अच्छा अब पीरियड तो हमारे पास जो इसका है वो n है तो इसको हम यहाँ पे तो लिख लेंगे n। यहाँ पे हम ज़ीरो से लेकर n-1 की जगह l-1 भी लिख सकते हैं x ऑफ n की जगह हमने 1 लिख दिया यस मैम। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ आ गई अच्छा
मुझे थोड़ा सा देख के बताओ कि सी नॉट यानी कि डीसी कंपोनेंट यहाँ पे क्या आएगा, मतलब के की वैल्यू को 0 डाल देने से। एन आएगा, क्या आएगा? एन नहीं एन नहीं, आप क्लोज हो लेकिन एन बाय एल, एल वन बन जाएगा एन बाय एन करके। सॉरी नहीं एल बाय एन, एल बाय एन। अच्छा मैं हिंट देती हूँ आपको। हमारे पास यहाँ पे टोटल अच्छा ये तो आप लोगों ने के की वैल्यू को तो 0 डाल के इस चीज़ को तो आपने 1 कर दिया होगा, ऐसा ही है ना? जी जी। अब ये जो 1 अभी कितने वंस हैं हमारे पास, या 1 कितनी दफ़ा एल ऐड अप हो रहा है? एल होगी एल, ना तो एल बाय एन बन जाएगा। एल बाय एन बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। एल माइनस 0 से लेके L-1 जा रहे हैं ना, तो टोटल एल टाइम्स मतलब 1 जो है वो एल टाइम्स ऐड हो रहा है। ठीक हो गया? और जिस वक़्त हम मतलब 0 के अलावा के सी ऑफ के को कंप्यूट करेंगे, यानी कि सी ऑफ के सच दैट के इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास कुछ इस तरह की क्वेश्चन आएगी। मैं अब इसके ऊपर ना वो वाली ज्योमेट्रिक सीरीज वाला रूल लगाने लगी हूँ, तो वो लगेगा इस तरह से। अच्छा ये मैं यहाँ पे रुकती हूँ, ज़रा देखो आप लोग, क्या आपको समझ आती है कि मैंने कैसे लिखा है? किसी को नहीं क्लियर तो प्लीज़ लेट मी नो। मैम जी ये जो इस तरह के है ना सीरीज वाले, और ये पहले भी हम काफी कर सकते हैं, कर चुके हैं इनका। मैम कोई एक ये बुक में भी कहीं नजर नहीं आया मतलब किसी को, और नोट्स में भी हमारे पास जो यूज कर रहे हैं वो ये, इनका कोई आपके पास पीडीएफ या कुछ हो तो प्लीज शेयर कर ओके, दीजिए। अच्छा आइडिया है, ये लेकिन भूल जाते आपको हैं। पता है ना, मैं आप जब मुझसे इस तरह की कोई बात करते हो तो मैं आगे से आपको क्या कहती हूँ? क्या? अच्छा आपको नहीं याद, आपने मुझे रिमाइंड कराना है। ओके ठीक ओके है, ठीक इस है। तरह से मैं कह दूँगी, मुझे ये नहीं याद रहेगा, लेकिन कुछ वो कोई मैसेज कर दोगे, ईमेल कर दोगे तो मुझे फिर याद रहेगा। ठीक है, ओके, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगी ताकि आपके पास जब भी आप सवाल सॉल्व करो तो एक पीडीएफ आपके सामने अवेलेबल हो। लेकिन ये इस वक़्त ये देखा-देखा लग रहा है ना? मतलब ये कोई चीज़ इस तरह की जी तो नहीं मैम ये तो हम करते देखा? हैं ओके, बस फिर ठीक है, फिर यहाँ से हम आगे चलते हैं। अब करना हम लोगों ने यूँ है कि ये जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल है ना, इसको भी 2 पार्ट में स्प्लिट करना है और नीचे वाले एक्सपोनेंशियल सिग्नल को भी। ठीक है? तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। हाँ जी, ये समझ आई कि मैंने कैसे किया? मुश्किल चीज़ तो नहीं है? मैम इसको दो पार्ट्स में कर लिया। 2 पार्ट्स में कर दिया, ठीक है? मतलब उसकी पावर को आप कह सकते हो कि स्प्लिट किया है, जी ठीक है? ओके। अच्छा, अब उसके बाद इन दोनों टर्म्स में से जो एक-एक पार्ट है ना, जैसे ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट, अब इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो वो पॉजिटिव पावर के साथ लिखा जाएगा। मैं थोड़ा डिटेल में ही करूँगी ताकि कुछ आप लोगों का मिस ना हो जाए। और कहीं पे जो मेरा एक्सप्रेशन है वो अगर आप लोगों को किसके एक्सप्रेशन से डिफरेंट हो तो मुझे फिर वहीं बताना।
ठीक है, यहाँ तक आ गया। अच्छा, अब आप लोगों ने, मैं बीच में एक स्टेप यहाँ पे स्किप करूँगी, वो आप लोगों ने करना है, और उसमें ये चीज़ आप लोगों ने करनी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप लोगों ने एलसीएम लेना है। ठीक है, फिर आपके पास दिस टर्म माइनस ये वाली चीज़, और फिर मतलब हो जाएगा ये डिनोमिनेटर, मतलब आप दोनों तरफ एलसीएम ले लोगे ऊपर और नीचे। यस मैम। ठीक है, ओके। अब यहाँ से, अच्छा, अब यहाँ से ऑनवर्ड्स ना मैं यूँ करने लगी हूँ कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के जो अपने अपने डिनोमिनेटर्स हैं ना, क्योंकि वो अब एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं, उसे कंबाइन करके मैं लिख सकती हूँ इस तरह से। ठीक है, ये मैंने क्या किया कि न्यूमरेटर में जो एक डिनोमिनेटर की टर्म है, और इसी तरह से, चलो मैं इसको सर्कल कर देती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय कि मैं इतनी दफ़ा डिनोमिनेटर की टर्म यूज़ करूँ। इन दोनों को इस्तेमाल करके ये टर्म लिखी गई है। ठीक है, और बाकी जो दोनों मतलब जो जो टर्म्स रिमेनिंग हैं उनको हम आइलर आइडेंटिटी लगा के लिख सकते हैं इस तरह से। अच्छा, पहले आप यहाँ तक समझ लो ना कि कैसे हम लोगों ने लिखा। मैं फिर इसके मतलब ये मैंने किसी वजह से ये सारा सवाल सॉल्व किया है। मैंने आपसे कहा था कि हम ये सवाल बेसिकली समझ रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने DTFS समझ लिया है, तो DTFT की तरफ जा रहे हैं। तो इस प्रश्न तक हम किसी खास वजह से पहुँचे हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो फिर मैं यहाँ से आगे चलती हूँ। अच्छा, जी बोलिए। साइन के लिए तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा भी नहीं आता। नहीं, आयोटा भी नहीं आएगा क्या मतलब? वो तो आप डिवाइड कर सकते हो ना दोनों के साथ। मैम साइन के साइन के एक्सप्रेशन लिए, दूसरे ओके, होता है ना। वो तो आप डिवाइड कर सकते हो ना। ठीक है, मतलब आप मल्टीप्लाई तो डिवाइड मैम इधर कर लो, मल्टीप्लाई समय डिवाइड इधर कर लो, तो वो जो रिमेनिंग टर्म है वो कैंसिल हो, समय कैंसिल हो जाएगा। जी वो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है ना हमारे पास, ये बेसिकली सी ऑफ के की इक्वेशन है। अब सी ऑफ के की इक्वेशन को अगर आप देखो तो ये हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ये बेसिकली इसका फेज है। ठीक है, और जो मतलब ई की पावर में लिखा हुआ है, और जो ये टर्म है, ये टर्म मतलब ये कंबाइन हो के बेसिकली दिस इज मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो सी ऑफ के का होगा, यानी कि अगर हमें DTFS प्लॉट बनाना हो, DTFS प्लॉट का मतलब है कि अगर हम सी ऑफ के को वर्सेस ओमेगा के बनाएं या सी ऑफ के को वर्सेस के बनाएं, तो बेसिकली इन दो टर्म्स को यूज़ करके हम मैग्नीट्यूड प्लॉट निकालेंगे। अच्छा, अब मैं आपके साथ ज़रा मैटलैब शेयर करने लगी हूँ। अब मैटलैब की शेयरिंग का एक मसला है। ये जो मेरे पास सॉफ्टवेयर है ना, ये बेसिकली सिर्फ इस स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा है, तो मैटलैब शायद उसमें अपीयर ना हो सके। ठीक है, लेकिन मैं ये कोड आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि मैम आप, वो टीम्स में जो रिकॉर्डिंग है वो तो स्क्रीन शेयरिंग हो रही होगी ना, जी तो टीम्स वहां से में, एक्सेस कर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसको फ़िलहाल हम थोड़ा सा इसका साइज स्मॉल कर देते हैं ताकि आपको मैटलैब नज़र आ जाए। अच्छा, और मैं थोड़ा और कोशिश करती हूँ कि इसका जो है ना फ़ॉन्ट साइज़ किसी तरीके से इंक्रीज़ कर सकूँ। वो मैं कैसे कर सकती हूँ? रेफरेंसेस यहाँ पे किधर है? मैम ठीक है इतना फोन। अच्छा, आर यू ओके विद इट? मैं, नजर आ रहा है। अच्छा अच्छा, ओ नहीं चलो, मैं यहाँ तक पहुँच ही गई हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर लेती हूँ ताकि, मैम सिस्टम फोन को चेक करना है ना, लेफ्ट साइड पे। ओह थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे ये चीज़ नहीं आती बिल्कुल भी।
ओके। अच्छा, अब ये वाला जो यहाँ पे कुछ टर्म्स है ना, इनको आपने अब गौर से देखना है। मैं ये CLC और क्लियर ऑल तो होपफुली आपको पता होगा। ए इज इक्वल टू 1 को हम फिलहाल छोड़ते हैं, लाइन कोड की लाइन नंबर 8 को आप चेक करो कि यहाँ पे एल की वैल्यू 10 है, यानी कि 10 हमारे पास हो गए नॉन ज़ीरो नंबर्स। ठीक है, जो आप लोगों ने इस एग्जांपल के स्टार्ट में जो एक प्लॉट बनाया था ना एक्स ऑफ एन का, वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, एल की वैल्यू 10 है और एन की वैल्यू इस वक्त 20 है क्योंकि ए की वैल्यू 1 है। ओके, ये बात समझ आती है लाइन नंबर 8 ओके में जो लिखी हुई है? ठीक है। अच्छा, और के को हम इस वक्त ले रहे हैं 1 से लेके 40 तक। इसका मतलब ये है कि बेसिकली 2 साइकिल्स के लिए हम इसे प्लॉट करेंगे। ये हमारे पास न्यूमरेटर जो कि हम लोगों ने अभी कंप्यूट किया, आप लोग प्लीज़ इसको चेक भी करो अपने पास। साइन पाई बाय एन, ये जो मेरे पास ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये न्यूमरेटर लिखा हुआ है और नीचे डिनोमिनेटर लिखा हुआ है। और अगर हम एक्स ऑफ एन यानी कि एम्पलीट्यूड को देखें बेसिकली, तो वो मेरे पास मतलब 1 बाय एन के साथ मल्टीप्लाई होके आएगा। ओके। ओके अच्छा, अब ये एक स्टेम प्लॉट है। शायद आपके ज़हन में होगा कि स्टेम प्लॉट में या प्लॉट कमांड में ये जो पहला पार्ट होता है वो बेसिकली एक्स एक्सिस के ऊपर जो वेरिएबल लिखा जाता है वो आएगा, और ये जो दूसरा वेरिएबल होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जो वाई एक्सिस पे प्लॉट होगा वो बनेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो पहला वेरिएबल है, आप थोड़ा सा इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये क्या है, जिसको मैंने हाईलाइट किया अभी, जो मुझे एक्स एक्सिस पे जिसको मैं प्लॉट कर रही हूँ। ओमेगा ओमेगा के, बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। ओमेगा के एक्स एक्सिस पे है और सी ऑफ के मेरे पास वाई एक्सिस पे है। ठीक है। अच्छा, अब ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 1 है, जिसकी वजह से मतलब 10 एल्स और एन की वैल्यू 20 है, और उसको हम ज़रा यहाँ पे करते हैं। ठीक, किधर जाना है मुझे? पब्लिश पे जाना है। ओके, मुझे एडिटर पे। अच्छा, ये मेरे पास जो सी ऑफ केज है ना, ये प्लॉट होके यहाँ पे आ गए। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ए की वैल्यू को 2 करती हूँ। इसका क्या मतलब है? जब मैंने ए की वैल्यू को 2 किया, किस चीज़ में चेंज आएगा और क्या चेंज आएगा? ए की वैल्यू को 2 करने से उसके पीरियड में भी फर्क आएगा। पीरियड में फ़र्क आएगा, येस। और बेसिकली जो मेरे पास वंस हैं वो तो उतना ही रहेंगे, जो ज़ीरोज़ हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, बल्कि मैं 2 से बढ़ा के ना, चलो 2 इसको रहने देते हैं, इट्स ओके। इसके बाद फिर अच्छा, ये मेरे पास आया रिज़ल्ट। ठीक है, वंस मेरे पास उतने ही रहे थे, मैंने ज़ीरोज़ को बढ़ाया था। अ, अगर आप दोनों फिगर्स को कंपेयर कर सको तो कुछ बता सकते हो कि क्या हुआ है? एक्स एक्सिस को भी देखना है आपने अगर आपको नज़र आ रहा हो तो, और वाई एक्सिस को भी देखना है आपने। नहीं, वाई को नहीं, सॉरी, एक्स एक्स को ही मेनली देखना है। वाई तो ज़ाहिर सी बात है वही रहेगा। क्या क्या नज़र आ रहा है आपको? क्या पता लगता है क्या हुआ है? मैडम सीज बढ़ गए हैं अगर आप देखो ना तो हमारे पास बेसिकली हुआ यूँ है कि एक मतलब पीरियड तो एक वही एक ही पीरियड आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें दरमियान में बहुत सारे फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स नए जनरेट हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं ना ए को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के मतलब चलो 8 कर लेते हैं, और उससे हमारे पास कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आता है। अभी भी आपको अगर आप इस वाली फिगर को बाकी फिगर्स के साथ कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा कि एक्स एक्सिस बेसिकली रेंज यानी कि प्लॉट की आखिरी वैल्यू वहीं तक जा रही है जहाँ पर बाकी तीनों की जा रही है, बाकी दोनों की जा रही है। ठीक है, ये भी कुछ न कुछ किसी 13 तक प्लॉट किया हुआ है, यहाँ पे भी ऐसा ही है और इस जगह पे भी ऐसा ही है। लेकिन अगर आप देखो कि जो हमारे यानी कि जो रेंज है उसमें दरमियान में बहुत सारी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं। यस, और बेसिकली ये ए को बढ़ाने से हो रहा है। अब ए को बढ़ाने से हम बेसिकली कर क्या रहे हैं यहाँ पे? ये मेरे पास कहीं, हाँ, अब आपके पास नीचे स्क्रीन थोड़ी छोटी है, मैं इसको
इसका साइज़ बढ़ाती हूँ ताकि आपको ये वाली फिगर भी नज़र आए, ठीक है। ये वाली जो है ना आपके पास प्लॉट एक्स ऑफ एन का, इससे हम कर ये रहे हैं कि ज़ीरोज़ को हम जब बढ़ाते हैं तो बेसिकली ये दूर दूर होते जा रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस वक्त हम एक पीरियोडिक सिग्नल से एक ए पीरियोडिक सिग्नल की तरफ जा रहे हैं? एक्स ऑफ एन को अगर हम देखें तो एक्स ऑफ एन, आप लोगों ने ये चीज़ शायद कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ी हो Yes, sir. कि जो ए पीरियोडिक सिग्नल होता है, कोई भी ए पीरियोडिक सिग्नल, उसको हम पीरियोडिक सिग्नल से इस तरह से रिलेट करते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो इन्फिनिटी होता है, मतलब एन कह लो या कैपिटल टी कह लो। ये चीज़ थोड़ी सी याद है ना? तो हम बेसिकली जो इस अप्रोच की तरफ जा रहे हैं वो ये है कि हमारे पास कुछ फिनिट नंबर ऑफ वंस हैं और उसके बाद हम ज़ीरोज़ को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ज़ीरोज़ को बढ़ाने का मतलब ये है कि जो अगला पीरियड है वो बेसिकली इन्फिनिट टाइम पीरियड के बाद वापस आएगा। Yes. और उससे तो हम फिर लोगों वो ने एपीरियोडिक ही हुआ ना। जी, बिल्कुल। और हम लोगों ने देखा ये है कि जैसे-जैसे हम इसको मतलब इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं या हम अपना टाइम पीरियड बढ़ा रहे हैं या फिर हम नंबर ऑफ़ ज़ीरो ज़्यादा इंसर्ट कर रहे हैं, वैसे-वैसे हमारा जो सी ऑफ के कह लो या हमारा जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, वो डेंस होता जा रहा है। ठीक है? अभी भी आपके सामने जो स्क्रीन शेयर हो रही है उसमें एक ये वाली फ़िगर है जो कि कुछ फिनिट नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ थे और यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने 8 इंटू 40 बहुत यानी कि 300-400 ज़ीरोज़ रखे थे, तो हमारे पास इस तरह की फ़िगर बनी थी। और अगर इन ज़ीरोज़ को मैं इन्फिनिट कर दूँ तो बेसिकली ये जो बीच में डिस्क्रीटाइज़ेशन है उस वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये कंटीन्यूअस सिग्नल बन जाएगा, जो स्पेक्ट्रम होगा इसका। ठीक है? तो हम लोगों ने यहाँ पर मतलब थोड़ा-सा ये चीज़ समझने की कोशिश की है कि हमारे पास एक पीरियोडिक सिग्नल था, उसका हम लोगों ने एनालिसिस इक्वेशन लगा के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स देखे और फिर हम लोगों ने इसी सिग्नल का जब टाइम पीरियड इन्फिनिट किया तो हम लोगों को ये अंदाज़ा हुआ कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में चेंज आती है वो ये है कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बेसिकली डेंस होता होता जाता है सच दैट कि इवेंचुअली इट बिकम्स एन इनफिनिट सिग्नल व्हेन n approaches infinity. ओके ये बात समझ आई है? ओके। अच्छा, अब इस बात की समझ आ जाने के बाद हम लोगों ने करना यूँ कि ए पीरियोडिक सिग्नल के लिए मतलब अब DTFT की बेसिकली क्वेश्चन डिराइव करनी है इस कॉन्सेप्ट के बाद, ठीक है? मसलन हमारे पास एक पीरियोडिक सिग्नल था इस तरह का, ठीक है? और हमारे पास इसकी जो एनालिसिस इक्वेशन हम इस तरह से लिख रहे थे। ठीक है? अब इसका अगर हम इसको डायग्राम इसकी देखें तो इसका हम n बढ़ाया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है? अगर हम प्लॉट के टर्म्स में देखें मतलब या हम कह सकते हैं कि ए पीरियोडिसिटी की तरफ अगर हम जाएँ तो ये वाला सिग्नल इस तरह से बन जाएगा। एक हमें कंडीशन कंसीडर करनी पड़ेगी कि n ये सिग्नल स्टिल पीरियोडिक है लेकिन इसका n अब इन्फिनिटी है। अब इस चेंज की वजह से इस इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? अब इसको लेट्स सपोज़ कि हम x ऑफ n का नाम देते हैं। ठीक है? यहाँ पे मैं x ऑफ n लिख रही हूँ। समेशन के लिमिट्स में क्या चेंज आएगा?
n minus नॉट तक तो इन्फिनिटी चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब इसका जो पीरियड है ना वो इस तरह से चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी और मैनिपुलेशन करते हैं। एन को मैं इस तरफ लेके जाती हूँ। और उसकी वजह से अब हुआ यूँ है या होगा यूँ कि ये जो फैक्टर है ना मेरे पास, ये वाला k/n का, मतलब पहले ये डिस्क्रीट फैक्टर था, अब ये एक कंटिन्यूस वेरिएबल बन जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने मैटलैब के प्लॉट में भी देखा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। तो प्लॉट में ये चेंज आने की वजह से क्वेश्चन में हमारे पास ये मतलब चेंजेस आ गई। तो समेशन की लिमिट जो है वो डिफरेंट हो जाएगी अब। और दूसरा ये कि हमारे पास जब जो डिस्क्रीट वेरिएबल था वो एक कंटिन्यूस वेरिएबल बन जाएगा। और फाइनली ये अब इसमें चीज़ देखने वाली है कि चूँकि n इटसेल्फ तो अब इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी को तो बेसिकली हम किसी भी कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करें तो उसका तो कोई इस तरह से जवाब नहीं रहता। तो अब हम उसका बेसिकली इन्वेलप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। बाय इन्वेलप आई मीन कि हमारे पास अब जो लेट्स सपोज कि ये अब हम एक प्लॉट कर रहे थे और हमारे पास कोई इस तरह का सिग्नल आ रहा था। तो अब इसी रेंज में रहते हुए लेट्स सपोज कि इसकी वैल्यू 13 थी मिसाल के तौर पे, इसी रेंज में रहते हुए इस टाइम ड्यूरेशन इस ड्यूरेशन के अंदर या इस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में और मज़ीद इतने इन्फिनिट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जनरेट हो चुके हैं कि अब हमें इससे इंटरेस्ट नहीं है कि कौन सी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कौन सा एम्पलीट्यूड हमें मिल रहा है। अब हम ज़्यादा इंटरेस्ट उसके इन्वेलप में है। ये चीज़ इन्वेलप कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट को फिर हम एक नाम देते हैं विच इज़ एक्स जोमेगा। और इसी तरह से यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं -j⍵n। ठीक है। मैम इस केस में ओमेगा हम कैसे लिखेंगे? मैंने कैसे लिखा, मैंने ऐसे लिखा नहीं कि मैम ओमेगा कैसे लिखेंगे हम? वो तो 2 ओमेगा पाई एफ से लिखना है। वैसे तो मैंने 2πf को ओमेगा लिखा है। मतलब आपका ये सवाल था? नहीं मैम ये क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ कि इस केस में मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी हम यूज करेंगे जब फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे? कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे? अच्छा, फिर मैं ज़रा आपके सवाल को समझने की कोशिश कर रही हूँ। फ्रीक्वेंसी अच्छा मैम जी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी जिस फ्रीक्वेंसी पे मतलब हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं? मतलब ओमेगा समथिंग होगा ना? अच्छा ओके। अब देखो हमारा जो, मैं थोड़ा यहाँ से शुरू करती हूँ समझाना, हो सकता है कि आपको मेरी बात समझ आ जाए कि जो एक्स ऑफ एन है वो बेसिकली अब एक ए पीरियोडिक सिग्नल है। तो जिस तरह से हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल अगर हो डिस्क्रीट टाइम में फॉर एग्जांपल, तो उसका तो हम एन फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है। और उस एन को देखकर हम उसका ओमेगा भी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है। यस अब ए पीरियोडिक सिग्नल में तो एन डिटर्मिन नहीं हो सकता, लेकिन इस इक्वेशन का बेसिकली मतलब ये है, मतलब ओमेगा की आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो प्लग इन नहीं करोगे ना। आपके पास इस फॉर्म मतलब एक्स ऑफ एन को इस फॉर्मूले में डाल देने से आपके पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है।
Yes, ma'am. अच्छा, अब उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को में करना आपने यूँ होगा कि बिकॉज़ वी ऑलरेडी नो कि जब जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है ना हमारे पास, उसका जो उसके जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी एक प्रिंसिपल रेंज होती है, व्हिच इज़ व्हाट? कहाँ से कहाँ तक होती है वो प्रिंसिपल रेंज? मैम K 2 pi K तक माइनस पाई से -π पाई हम प्रेफ़र करते हैं, -π होगा ठीक है? प्रिंसिपल। बिल्कुल। तो हम करेंगे उसमें यूँ कि वो ये भी है, हम लोगों ने सीखना है अभी, लेकिन अगर आपने अच्छे टाइम पे सवाल किया, तो अब आपके पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा ना यहाँ से ऑनवर्ड्स इस जगह के ऊपर, तो उसमें हम पाई मतलब इस रेंज में ओमेगा की मुख्तलिफ वैल्यूज़ यहाँ पर प्लग इन करते जाएंगे और हमें न्यूमेरिकल वैल्यू इस तरफ मिलती जाएगी और वो न्यूमेरिकल वैल्यू हम यहाँ पे जैसे प्लग इन करेंगे तो हमें वो प्लॉट मिल जाएगा। क्योंकि अब इसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स नहीं है ना, रेंज तो प्रिंसिपल रेंज तो यही रहेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो सिग्नल है ये एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट शो कर रहे हैं हमें, ठीक है? तो रहेगा तो ये एक प्रिंसिपल रेंज के अंदर, ओके ठीक है? लेकिन अब ये जो माइनस पाई से पाई तक फ्रीक्वेंसीज है ना, वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज हैं और उसका अगर हमें ओके प्लॉट देखना है तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, मतलब बॉक्स में जो लिखा जाएगा उसको हम मतलब प्लॉट करेंगे, ठीक है? ये बात समझ आई है? यस मैम या आपके सवाल का जवाब मिला मोस्ट इम्पोर्टेंटली? यस मैम अच्छा, ओके। अब ये हमारे पास आ गई एनालिसिस इक्वेशन और हमने सिंथेसिस इक्वेशन निकालनी है, यानी कि अगर हमारे पास ये चीज़ अच्छा मैं मिस्टेकनली ना मैं इसको कई दफ़ा ऐसे लिख देती हूँ। अगर हमारे पास ये चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हो तो हम एक्स ऑफ एन कैसे निकालेंगे? मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों ने शायद ये चीज़ भी एसएनएस में पढ़ी होगी, थोड़ा सा याद है मैम पता नहीं, या मैंने रिकलेक्ट नहीं अच्छा है। पढ़ी तो थी लेकिन अच्छा पढ़ी ओके, थी मैम ने, थोड़ी बहुत फेमिलियर लेकिन लग रही पढ़ी है, नहीं थी। यस मैम थोड़ी हाँ, बस ठीक है, इतना भी बहुत है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा फिर यही होता है कि चीज़ अगर रिवाइज हो जाती तो याद रहती है फिर। ओके, यहाँ पे मैं करने ये लगी हूँ कि इक्वेशन के दोनों तरफ एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, ये वाला, ठीक है? अच्छा, उससे अगले स्टेप में ये करना है हमने कि इंटीग्रेट करना है माइनस पाई से लेकर पाई तक विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल डी ओमेगा, ठीक है? स्टार्ट हम लोगों ने किया एनालिसिस इक्वेशन से, फिर इक्वेशन के दोनों तरफ ये वाला कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल मल्टीप्लाई किया और उसके बाद इंटीग्रेट किया इक्वेशन के दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल ओमेगा। अब थोड़ी सी इस इक्वेशन में इस तरफ हम वेरिएबल्स को थोड़ा आगे पीछे करेंगे, इस तरह से। मैम समेशन और इंटीग्रेशन ये तकरीबन सिमिलर चीजें नहीं होती? अच्छा तकरीबन सिमिलर नहीं होती, लेकिन अच्छा होता यूँ है कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन का फंक्शन होता है ना, दैट इज़ फॉर कंटिन्यूस वेरिएबल्स, लाइक अगर टाइम डोमेन में कंटिन्यूटी है तो हम लोगों ने वहाँ पे लेट्स सपोज एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो वहाँ पे हम इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, ठीक है? और अगर हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल है, आपको वो एनर्जी की इक्वेशन याद है ना, ठीक है? जी उसको आप मतलब एक्स स्क्वायर टी डी ऑफ टी करके
एनर्जी निकाला करते थे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की, और एक्स स्क्वायर एन करके समेशन क्या करते थे, ओके ठीक है ना। समझ गए। तो मतलब इसका जवाब देना कि तकरीबन एक जैसी हैं नहीं है, वो थोड़ा सा इस लिहाज से कॉम्प्लिकेटेड है कि वेरिएबल अगर डिफरेंट हो तो मतलब एक जगह पे इंटीग्रेशन इस्तेमाल होगी और एक जगह पे समेशन, हम्म, ठीक है। अच्छा ओके, मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूं पहले। अच्छा, समेशन हम लोगों ने लिखा इस तरह से, और इंटीग्रेशन में हम लोग लिखेंगे जे ओमेगा एम माइनस एन डी ऑफ ओमेगा, ठीक है, माइनस पाई से पाई। अच्छा ओके, अब हम ना यहाँ पे इस्तेमाल करने लगे हैं ऑर्थोगोनैलिटी का कॉन्सेप्ट एक दफ़ा दोबारा, और वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मेरे पास अगर m n के बराबर हो जाए तो ये वाली जो पूरी की पूरी टर्म है दैट वुड गिव मी 2 पाई, या दैट वुड बी इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर m और n बराबर नहीं होंगे तो दिस टर्म वुड बी इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो है ना कि ये ऐसा क्यों हुआ है, कि ये क्वेश्चन कहाँ से आई है, ये हमारे पास बिल्कुल वहीं से हुआ है जहाँ से हम लोगों ने आज के लेक्चर को स्टार्ट किया था, कि अगर हमारे पास ऑर्थोगोनल सिग्नल्स हैं, यानी कि m और n बराबर नहीं है, सिग्नल्स ऑर्थोगोनल हैं, तो वो बेसिकली कोएग्जिस्ट करेंगे सच दैट कि उनका एरिया अंडर द कर्व जो है वो 0 होगा। लेकिन अगर वो एक जैसे हो जाएंगे तो बेसिकली वो सम अप हो जाएंगे, ठीक ठीक है है। मैम। अच्छा, अगेन अगर आप लोगों को लगे ना कि इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा इसको एक दफ़ा और उन जगहों से पढ़ना जिन सब्जेक्ट्स में आप लोगों ने इसको पहले पढ़ा है, नहीं समझ आता तो फिर हम इसको यहाँ पे भी दोबारा एक दफ़ा देख लेंगे। अच्छा, अब इस इक्वेशन को हम लोगों ने ज़रा यहाँ पे मतलब यहाँ पे पुट करके देखना है इस तरह से कि n को अब हम लोगों ने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वेरी करना है। हम n की मुख्तलिफ वाली वैल्यूज़ डालते जाएंगे और जब तक m और n डिफरेंट रहेंगे हमें 0 मिलता रहेगा इधर, ठीक है। लेकिन ओके। लेकिन हम लोग जी जब हम इसको वेरी करते करते जिस वक्त m तक पहुँचेंगे तो उस वक्त जो ये वाली टर्म है ये हमें 2 पाई का आंसर देगी। तो ये तो सिंपली 2 पाई एक्स ऑफ एन ये सिंपलीफाई हाँ हो बिल्कुल, मैं सकता इसको है। यहाँ पे इस तरह लिखने लगी हूँ। ये मेरे पास इक्वेशन की लेफ्ट साइड, अच्छा ये समेशन का तो मतलब समेशन तो अब नहीं मिलेगी ना, वो तो समेशन है तो सारी वैल्यूज़ पे ज़ीरो हो जाना है इंस्टेड ऑफ ओनली वन वैल्यू जब n की वैल्यू m होगी, और यहाँ पे मुझे मिलेगा 2 पाई, ठीक है। अब मैंने किसी खास वजह से यहाँ पर m लिखा है, n को हम वेरी करते जा रहे हैं ना, n की हम लोगों ने मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारी वैल्यूज़ डालनी है, जिस वक्त n की वैल्यू m होगी बेसिकली उस वक्त ही सिर्फ नॉन ज़ीरो रिजल्ट मिलेगा। मैम ये एक्स ऑफ ई जे ओमेगा क्यों हो गया? x ऑफ e j ओमेगा, ये तो थोड़ी देर आप पहले इसकी जीरो था। बात कर रहे हो, ये जो लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन लिखी है मैंने, जी लेफ्ट साइड पे ये तो ऐसा ही था, पहले भी ऐसा ही था। एक्स ऑफ जे ओमेगा था ना। ओह अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने आपको ये इससे पहले भी कहा था कि मैं थोड़ा सा, हाँ हाँ क्योंकि ये मुख्तलिफ किताबों में ना मुख्तलिफ नोटेशन होती हैं तो कम समटाइम्स मैं मिस्टेकनली कुछ ऐसे करती रहूँगी। और फाइनली हमारे पास आई एम सॉरी, ये
I'm just used to using this expression. ठीक है जी, यहाँ पर सिंथेसिस से क्वेश्चन आ गई। फिर अब हम लोगों ने नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स ना इसी क्वेश्चन को यूज़ करके आगे चलना है। आई होप कि आपको इसकी डेरिवेशन समझ आ गई है। और फिर यूजुअली इसको जो है ना, अब बिकॉज एक वेरिएबल तो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, ज़्यादातर जगहों पे इसको ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, मैम ये डेरिवेशंस एग्जाम में आ सकती हैं ये जो अम, आज नहीं नहीं, मतलब लेकिन मैं ये नहीं कहने का मतलब ये नहीं कि आप उनको समझो नहीं, ये आपके समझने के लिए है, क्योंकि आगे से सवाल कैसे करने हैं वो तो ऑफ कोर्स उनकी डेरिवेशन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन आई जस्ट वांट यू टू नो कि ये चीज़ आई कैसे है। अगर आपको अभी अच्छी तरह से समझ आ गई तो गुड इनफ। मैम ट्रांसफॉर्म टेबल्स गिवन होंगे ट्रांसफॉर्म टेबल जी बिल्कुल गिवन होंगे। मैम क्विज में भी दे दिए फिर अ, फिर कुछ देख लिया अच्छा, मैं चूंकि अज्यूम करती हूँ ना कि ये ओपन बुक ओपन नोट्स एग्जाम है, तो मुझे फिर ये लगता है कि शायद आप लोगों के पास ये ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। तो उसमें तो फिर देखो ना, आपके पास जब सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो मुझे फिर अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, अच्छा नहीं मैम, लेकिन एक हमारे पास एक हो ना, जैसे एग्जाम में भी अक्सर शीट मिल जाती है, उसमें जरूरी जो फार्मूलाज डेरिवेशन वगैरह होती है वो होती है, तो फिर ओके, इजी हो जाएगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मतलब मेरे पास इस सवाल का वही जवाब है जो मैंने अभी दिया था कि शीट मिल जाती है उस वक्त क्योंकि आपके पास और कुछ अवेलेबल नहीं होता। लेकिन अभी चूंकि मैंने ये अज्यूम किया होता है कि आपके पास सब कुछ, मतलब इंटरनेट हो गया, किताब हो गया, आप सब खोल के बैठे हुए हो, तो शायद मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि एक शीट अवेलेबल हो तो चलो हम इसको नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मतलब मैं क्विज़ में मतलब जो भी चाहिए होगा लिख दिया करूँगी क्विज़ में या एग्ज़ाम में, ठीक है? लेकिन अगेन एक रिमाइंडर आप लोगों ने देना होगा मुझे। मैम फॉर्मूलाज वगैरह भी आएंगे फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह आएँगे से मुराद ये है कि मिलेंगे, ये कहना मतलब चाह रहे हो आप? यस मैम यस हाँ मैम जी, इंशाल्लाह। मैम एग्जाम तो अभी तक इन्होंने बताया नहीं, तो फिर नेक्स्ट वीक तो नहीं ना हो सकते। मैं हारून से पूछ लेती हूँ क्योंकि ये ना हो कि आप लोगों को इस वीकेंड पे पता चले कि एग्ज़ाम्स हैं। नहीं मैम, अभी तो सुनने में आ रहा है कि एक्सटेंड हो रहा है ये अच्छा, लॉकडाउन। मैम पूरे पाकिस्तान यस में मैम कह रहे हैं कि दोबारा पीसीओसी की मीटिंग हो रही है ना कि हाँ जी, खोलेंगे स्कूल 24th को यस। बस इसमें इसका मतलब है कि सिचुएशन तो अलार्मिंग है, आप लोग अपना ज़रा ज़्यादा ख्याल रखो। और मतलब एक साल बाद हम वहीं आगे खड़े हो गए हैं जहाँ एक साल पहले थे। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन यस ऐसा ही है। इसका मतलब है कि हमने नहीं सीखा ना, हम लोग नहीं केयर हमने कर रहे। सीखना भी नहीं है। मैम लेकिन कोरोना भी है ना कोरोना तो है लेकिन उससे बचना तो हमने ही है ना। हम तो मेरी करो मदर को हुआ है मैम हम कल हुआ है मेरी मदर को आई एम सॉरी टू लर्न दैट, अल्लाह लेकिन पाक मैम उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह खैर करे। लेकिन मैम नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं मैम जी, चेंज होता जा रहा है चेंज ये होता जा म्यूटेट रहा है। होता जा रहा ये जो मैम अब तो वैक्सीन हर बंदे में सिम्टम्स भी डिफरेंट आ रहे हैं इसके ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप 4 लोगों से सुनो तो शायद चारों आपको मुख्तलिफ रिपोर्ट्स दें कि हमें ये हुआ था, हमें वो हम इससे ठीक हुए थे। तो यस मैम हुँ। अच्छा जी, कभी किसी ने कहा आप ना थोड़ा-सा उनका मतलब कोशिश आपने करनी है कि उनकी साँस वग़ैरह जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहे। उसके लिए मुख्तलिफ़ पोज़ीशंस होती हैं जिसमें अगर वो बैठेंगी या लेटेंगी तो वो कंफ़र्टेबल फ़ील करेंगी। आप प्लीज़ थोड़ा-सा नेट पे देखना। बाकी जो मुख्तलिफ़ जगहों से मैंने सुना या जो मेरा अपना तजुर्बा है क्योंकि मुझे खुद पिछले साल हुआ था। तो स्टीम हो गई, कैल्शियम वग़ैरह हो गई, इसकी इंटेक को अच्छी रखें तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएँगी। यस मैम, और ठीक है? नींद और नींद बहुत रेस्ट, जरूरी है। रेस्ट। अब आपकी अम्मी ने आपको आपका 20-22 साल ख़्याल रखा है, अब आपका फ़र्ज़ है कि अगले 15 दिन आप उनका बहुत अच्छी तरह से ख़्याल रखो। ठीक है? जैसे हम कोशिश तो कर रहे हैं जी। कि उनको रोज़ और नहीं ये लगा किया हुआ और बाकी हाँ, सब कुछ नहीं बहुत अच्छा किया और ये आप सारे बच्चों के लिए है कि आपके पेरेंट्स जो है ना वो इस वक़्त मतलब ऐसी उम्र में हैं कि आपने उनका ख़्याल रखना है। गैर ज़रूरी बाहर नहीं निकलना कि आप वायरस अपने साथ लेके अंदर आओ। ठीक है? यस मैम। चलो अब आपकी भी क्लास क्लास का टाइम हो गया तो फिर हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं।
और इंशाल्लाह अब आपसे कल क्लास है नहीं आप लोगों ने? कल क्या है? मैम कल छुट्टी नहीं होगी, ये भी पूछना था 23 मार्च की। आप लोगों ने Yes, ma'am. आप लोगों ने पढ़ना है तो हम पढ़ लेते हैं। मैम अभी ये कल हमने एक्स्ट्रा क्लास ली है ना, तो फिर आज कल की रहने देते हैं। छुट्टी होनी चाहिए मैम। अच्छा वो एक्स्ट्रा क्लास है, वो एक्स्ट्रा क्लास थोड़ी होती थी, वो तो रिवीजन थी। रिवील मैम हमने पढ़ा हो तो तब ना मेरे लिए तो सब कुछ नया ही मैम है। इसका कब तक कंफर्म हो जाए? किस चीज़ का? मिड का वो मैं इंशाल्लाह हारून से आज बात करती हूँ, वो या तो हारून ही कम्युनिकेट कर देगा आपको या मैं पूछ के बता दूंगी उससे। मैम हमारी जो लैब वाली टीचर है उन्हें भी आप बोलेंगे हमारी बात मान लें, आप ग्रुप में कर दें लैब रिपोर्ट्स। बहुत टाइम ज़ाया होता है हमारा। ये बाप ने मुझसे सिफारिशें भी करवानी है। मैम सिफारिश नहीं है, आप समझ तो सकती है ना हमारी पोजीशन। मैं- हमारे पास इतना टाइम आप ही नहीं होता, फिर सारा सारा दिन हम आपकी लैब की टीचर कौन है? मैम सनिया है शायद। मैं उनसे पूछ लूंगी कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। यकीन वो ये होगा कि अगर वो उन्होंने ग्रुप पे छोड़ दिया तो फिर एक आदि करेगा बच्चा, दूसरा बच्चा बिल्कुल कोई काम नहीं नहीं करेगा। वो चीजें हम सारी क्लियर कर चुके हैं उन्हें, उनको हमने साफ साफ बताया था, उन्होंने भी बताया कि अगर आप लोग एक जैसी करोगे तो आप लोगों का नुकसान है, नहीं करोगे दोनों बंदे काम तब भी नुकसान है। ये चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। बस वो पता नहीं कह रही थी कि एचओडी से बात करके आपको कल कम्युनिकेट कर दूंगी, लेकिन उनका आज सबमिशन डेट आ गई है। ओके उनका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना, लेट मी टॉक टू हर, लेकिन ये कि मैं आई कैन नॉट प्रॉमिस एनीथिंग। लेट मी सी कि वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि टीचर जब एक चीज़ कहते हैं तो फिर उसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रीज़न होती है। अच्छा आप लोगों ने ना अगली क्लास का भी 1 मिनट ले लिया है। मैम साइमा वेट कर रही होंगी आपका। मैम मैम एक क्वेश्चन है जी मैटलैब से अच्छा बोलिए। कि वो पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन होती है वो जब हम डॉट यूज करते हैं, जी बिल्कुल। और वैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैम? दूसरी जिसमें हम डॉट इस्तेमाल नहीं करते वो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना, उसमें फिर आपको थोड़ा सा उसका ऑर्डर का या साइज़ का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे आप लोगों ने कई ओके, दफ़ा किया भी होगा किसी मैथ्स के कोर्स में। मतलब वो नंबर फिर ऑफ कॉलम्स और जी नंबर ऑफ रोज बनाना। एक मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रोज़ वो बराबर होने चाहिए। वो मैट्रिक्स यस सर। मल्टीप्लिकेशन होती है, और जो डॉट जिसमें डालते हैं वो फिर पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन है या एलिमेंट टू एलिमेंट अच्छा, मल्टीप्लिकेशन। ओके ठीक है। मतलब मैम एक नंबर जो होगा वो पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा? नहीं पूरी मैट्रिक्स के साथ नहीं, वो उसकी दूसरी हर मैट्रिक्स की एलिमेंट उसके दूसरे से मल्टीप्लाई यानी होगा ना कि सेम इंडेक्स पे। फॉर एग्जांपल दोनों, अगर मैं इस तरह से कहूँ कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की उस रिस्पेक्टिव पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा उससे मल्टीप्लाई होगा। हर ओके हर एक मैम, से नहीं, हर एक से नहीं। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए जी मैं अब क्लास यहाँ पे वो ख़त्म कर रही हूँ ताकि फिर आप लोग अगली क्लास ले सको। ठीक है। ओके मैम, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।